सुमन एक बहुत ही सुंदर, सुशील और घरेलू औरत थी। सुमन एक दिन अपने घर में बैठी थी, तभी उसकी सास अनीता आती है और सुमन को ताने देते हुए कहती है, तू आराम से बैठी हुई है, घर के काम वाम नहीं करने होते हैं क्या? तुझे जब देखो तब तू आराम ही करती रहती है। घर का काम क्या मैं करूँगी इस उम्र में? तुझ में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। घर का काम हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। वैसे भी कुछ देर में शाम हो जाएगी तो फिर मुझे खाना भी बनाना है। अच्छा खाना बनाना है शाम को और तू आराम कर रही है? बहू, तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं बची है क्या? देख सुन, घर के काम तुझे ही करने हैं और तू अगर ऐसे ही ढीलापन दिखाएगी तो घर के काम कौन करेगा? तेरे मायके वाले आएंगे क्या घर के काम करने के लिए? और वैसे भी तेरे घर में तो बच्चे थे नहीं, बस एक बूढ़ी ही माँ थी जो भी चल बसी। माँ जी, अब हर बात में मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जब मेरे मायके में कोई है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ, तो आपको मेरे बारे में कैसे क्या है इतनी परेशानी है? अगर आपको इतनी परेशानी थी तो मुझे आपको अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों आप मुझे अपने घर की बहू बना कर लेके आई हैं? अब हर चीज में आप मुझे ताने देती रहती हैं कि मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरे घर पे माँ नहीं थी। ये सब बात ना गलत होती है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? बहू, तेरी ना जुबान बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मैंने तुझे घर की बहू बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पर नाचने लगेगी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि कोई मुझसे ऐसे जुबान लड़ा सके, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझसे बहस कर रही है। आज तक मैंने बहुत ज्यादा ही गलत किया है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि सास क्या चीज है। अनीता सुमन को काफी ज्यादा मारती है। सुमन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और रोना भी आता है, लेकिन वह अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती। पर ऐसे ही सुमन अपने ससुराल में बहुत ही कठिनाइयों से दिन काट रही थी। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुमन अपने पति की शर्ट प्रेस कर रही थी, लेकिन गलती से उससे अपने पति अंकित की शर्ट जल जाती है। और जब जली हुई शर्ट अंकित देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अंकित सुमन को सीधा जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है, अनपढ़ गवार तो तू बचपन से थी, लेकिन शर्ट को प्रेस करते समय तेरी आंखें खराब हो गई थी क्या? तूने मेरी ये शर्ट खराब कर दी। तुझे पता है कितनी महंगी थी ये? और तूने इसे जलाकर पानी में डाल दिया। मैंने अपनी माँ से कहा था एक गवार अनाथ लड़की से शादी मत करवाओ मेरी, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तेरे से मेरी शादी करवा दी। अरे गवार इंसान, जब से तू मेरी जिंदगी में आई ना, मेरी जिंदगी में ग्रहण लग चुका है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। बस शर्ट प्रेस कर रही थी तो कुकर में सीटी की आवाज आ गई, तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया और शर्ट जल गई। मैंने बिल्कुल भी ये जानबूझ के नहीं किया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। प्लीज आप ऐसे मत करिए, मुझे बुरा लग रहा है ये सब बातें सुनकर। तुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं है, बस घर का काम आता था, अब वो भी तू बिगाड़ने लग गई है। ऊपर से कोई तेरे सामने जाके कुछ कहे तो उसका खून जलाती रहती है बैठे बैठे, और अब मेरा खून जला रही है तू। इतनी महंगी शर्ट जला दी तूने, तुझे पता भी कितने की है? अब ये शर्ट क्या तेरा बाप ला कर देगा? ओह, तेरा तो बाप ही नहीं है, तू तो अनाथ है। अंकित और अनीता दोनों सुमन को सुनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। सुमन भी चुपचाप उन दोनों की कही बातों को सुनती रहती थी। कई बार उसे कई बातों का बुरा भी लगता था, लेकिन फिर भी बेचारी कुछ नहीं कह पाती थी। कुछ दिन बाद सुमन को बाजार से अपने घर आने में काफी देर हो जाती है, और इसी वजह से अंकित और अनीता दोनों ही सुमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अनीता उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तू बाहर इतनी देर तक क्या करती रहती है? बाहर किसी से आशिकी लड़ा रही है, तभी तुझे घर आने में इतनी देर हो गई। तेरे चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं बाजार बस सामान लेने गई थी। घर आने में बस इसलिए देरी हो गई क्योंकि कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। आप मेरे चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? आज तक आपने मेरे परिवार के बारे में इतना सब कुछ बोला है, लेकिन आज आपने मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिया। माँ जी, ये बहुत गलत किया है आपने। फिर तेरी जुबान निकल गई? हाँ, अपना सामान उठाओ, घर से बाहर निकल, क्योंकि ना तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल और दोबारा यहाँ वापस मत आ जाइयो। ये तो जुबान है ना तेरी इतनी लंबी चौड़ी,
मैं भी देखता हूँ इस जुबान के साथ तू कौन सा काम करती है। अनाथ कहीं की, अनाथों की तरह रोड पे पड़ी रहेगी ना, सड़कों पे भीख मांगेगी, तब अकल आएगी तुझे। लेकिन अब अकल आए ना तब भी यहाँ वापस मत आइयो। चल निकल जाए यहाँ से, चल। अनीता और अंकित दोनों सुमन को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इस बार सुमन उन दोनों लोगों से ना तो माफी मांगती है और ना ही बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस बार सुमन के सर से पानी ऊपर जा चुका था। सुमन अपना सामान उठाती है और घर छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद सुमन के पास ना तो रहने को कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम था करने को, और ना ही उसके हाथ में कोई भी पैसा था। हताश परेशान सुमन सड़क के किनारे बैठकर रोते हुए खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो घर ही नहीं है। एक ससुराल था, अब मैं वहाँ से भी अनाथ हो गई हूँ, इसलिए अब मैं अपने ससुराल में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन अब मैं उन्हें भी दिखा दूंगी कि कोई आम लड़की इस तरह नहीं होती है, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में। सुमन अब एक आलू चाट का कॉर्नर खोलती है और वहाँ पर आलू चाट बेचने लगती है। सुमन के हाथों में बहुत स्वाद था, इसीलिए लोगों को सुमन के हाथ का बनाया हुआ आलू चाट बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। कुछ दिनों में सुमन का ठेला काफी जाना पहचाना हो जाता है और मशहूर भी हो जाता है। लोग वहां जाकर आलू चाट खाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन माधव नाम का लड़का वहां आता है और आलू चाट की तारीफ करते हुए बोलता है, ओ तेरी क्या चाट है, लाजवाब है, अरे बेमिसाल है। अरे मैंने तो बहुत जगह के चाट खाए, लेकिन आपकी तरह चाट कोई बना के नहीं दे पाया। अरे क्या मस्त चाट बनाती है आप, मजा आ गया एकदम। क्या बोलते हैं वो, झकास। अरे झकास बनाती है। अब तो मैं रोज आऊंगा और रोज आपको मेरी शक्ल देखनी होगी और मेरा नाम भी याद रखिएगा आप, क्योंकि अब मैं रोज आने वाला हूँ। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे ठेले पे आओ, रोज मेरे हाथों की बनी हुई आलू चाट खाओ, क्योंकि आप लोग आते हैं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, वरना छोटे से ठेले में मैं क्या ही सोचती होंगी। मेरे आलू चाट का कॉर्नर इतना चलेगा मुझे कभी पता ही नहीं था और ना ही मैंने सोचा था। सुमन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों में ही सुमन एक ठेले से दुकान की तरक्की कर लेती है। सुमन के पास अब काफी अच्छे पैसे भी होने लगे थे। यह सारी बातें जब सुमन की सास और उसके पति को पता चलती है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके हालात अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। अंकित की नौकरी चली गई थी और उनका घर भी बिकने की नौबत पर आ गया था। और इन्हीं सभी बातों के चलते अंकित और अनीता दोनों सुमन के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, बहू तू इतनी तरक्की कर रही है, तुझे इतनी तरक्की करता देख मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता था कि मेरी बहू कुछ ना कुछ तो कमाल करके ही रहेगी, और देखो आज तूने सच में कमाल ही कर दिया। ये कमाल मेरा है, अब मेरे कमाल से ना आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जिस मतलब से यहाँ पे आए हो उसी मतलब से यहाँ से वापस चले जा, क्योंकि अब मैं अनाथ बहू हो चुकी हूँ और अब आप लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुमन अपने ससुराल वालों को ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जिसमें उसके अलावा किसी और की कोई जगह नहीं होती। और ऐसे ही उसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। और सरला की बहू थी साउथ इंडियन। जितनी वो दिखने में सुंदर थी उतना ही स्वाद चंपा कली के खाने में था। अरे विमला, बहू के हाथों में तो क्या स्वाद है, खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सच में, जैसी तेरी बहू है उससे भी ज्यादा स्वाद तेरी बहू के खानों में है। हाँ हाँ, और होगा भी क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। वैसे तुझे पता है, जब मैं बहू को देखने गई थी पहले तो गुस्सा थी कि मेरा नालायक औलाद किससे शादी कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बहू चंपा कली को देखा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और थोड़ा बहुत जो गुस्सा बचा था वो तब शांत हो गया जब बहू ने नींबू वाले चावल खिलाए। आय हाय, क्या स्वाद आया था उसमें। अरे जिस नींबू के चावल की तू तारीफ कर रही है वो भी इतने दिनों से, वो मुझे कभी चखने को भी नहीं मिला। ये नहीं होता तुझे कि किसी दिन ही खट्टे चावल मेरे घर भी पहुंचा दे। अरे उसे खाने के बाद मुझे कुछ याद रहे तब तो मैं तेरे घर उसे भिजवा दूं। खैर, आज बहू नींबू वाले चावल बना रही है, खा कर ही जाइयो। अरे हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी बहू के हाथों की खाने की तारीफ तो हर कोई करता है। कुछ समय बाद ही सरला की बहू हॉल में आती है और वो अपनी सास के साथ पड़ोसन को बैठा हुआ देखकर अपनी सास से कहती है,
माँ जी, लेमन राइस बना दिया है मैंने, आपके लिए और आंटी जी के लिए ले आऊं? अरे बहू, इसी के इंतजार में मैं बैठी हुई थी। ला जल्दी ला, मैं भी तो देखूं सरला को तेरे नींबू वाले चावल इतने क्यों पसंद आते हैं। बस वो उसकी तारीफ ही करती रहती है। अब चंपाकली भी अपनी सास के साथ साथ अपनी पड़ोसन विमला के लिए लेमन राइस लेकर आती है और दोनों ही बड़े चाव से लेमन राइस खाते हैं। और विमला तो दोबारा भी मांग लेती है और लेमन राइस खाने के बाद सरला की बहू से कहती है, अरे तूने तो साउथ की बहू लाकर ना सिर्फ घर का टेस्ट बल्कि खाने का भी टेस्ट बदल दिया। बहू, क्या नींबू वाले चावल बनाए हैं तूने? ऐसा खाना तो मैंने आज तक भंडारे में भी नहीं खाया। अरे बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, इसका रोज का ही है। भंडारे की लाइन में भी सारा दिन गुजारना है। माँ जी, आप और लेंगी क्या? थोड़े से और बचे हैं, थोड़े ही बनाए थे। नहीं बहू, अब तू खा ले और सुंदर आए तो उसके लिए भी बना दियो ये नींबू वाले चावल, उसे खूब पसंद है। विमला को सरला की बहू के हाथों के लेमन राइस खूब पसंद आते हैं और वो अपनी बहू को भी कहती है कि वो सरला की बहू की तरह ही लेमन राइस बनाया करे। लेकिन किसी को लेमन राइस बनाने नहीं आते थे, जिस वजह से विमला भी सरला के घर अब कुछ ज्यादा ही आने लगी थी ताकि उसे सरला की बहू के हाथों का लेमन राइस खाने को मिल जाए। अरे सरला, तू तो खाना ऐसे छुपा रही है जैसे मैं तेरा खाना छीनने ही आई हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस प्लेट रखने जा रही थी। वैसे जब से तूने मेरी बहू के हाथ के लेमन राइस खाए हैं तब से तो कुछ ज्यादा ही मेरे घर आने जाने लग गई है। क्या बात है? अरे अब मैं तुझसे मिलने नहीं आती तो तू कहती कि आजकल दिखती ही नहीं है और मिलने भी नहीं आती है, तो बस इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। अब तू कह रही है कि बहुत आना जाना करती है, तू बता तू चाहती क्या है? ना हो क्या तेरे घर? चल ये ले, थोड़ा सा बचा है, खा ले। और मैं अच्छे से जानती हूँ तो मेरे घर मेरी बहू के हाथों के बने लेमन राइस खाने ही आती है। माना कि तेरी बहू के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे घर यही खाने खाने आऊँ। अरे आराम से खा तो ऐसे रही है जैसे तेरे घर वालों ने ना जाने कब से तुझे खाना ही नहीं दिया। सरला, तुझे अब क्या बताऊं, कल मेरी बहू से मेरा झगड़ा हो गया, वो भी इस बात को लेकर कि तू भी मेरे लिए ऐसे नींबू राइस बना। लेकिन मेरी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया। और पता है क्या कहती है? आपको तो मैं गर्म रोटी ना बना के दूं तो ये लेमन राइस तो दूर की बात है। तू भी अपनी बहुओं को ये सब काम कह ही क्यों रही है? तू भी बिना बात मुद्दा बना रही है, जबकि 2-3 दिन से रोज तू मेरे घर से नींबू वाले चटपटे चावल खाकर जाती है। और तू उसके बदले में कितना सुनाती है। अरे ये भी तो देख, तेरी बहू को कुछ कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था। रोज ही जो भी बासी चावल बच रहे थे उसका चंपाकली लेमन राइस बना दिया करती थी, जिसे सरला तो बड़े चाव से खाती। साथ में चंपाकली का पति सुंदर भी अपने ऑफिस लेमन राइस लेकर जाया करता, जिसकी खूब तारीफ हुआ करती थी। एक रोज शाम के समय सभी हॉल में बैठे होते हैं। बहू, जब से तू इस घर में आई है अपने साउथ का खाना खिला खिला कर तूने जीभ का स्वाद ही बदल दिया। कहाँ मैं उबली हुई सब्जी खाती थी और ये तो खाना छूता भी नहीं था। आज ये नहीं खाना, इसमें तेल है, डाइट पर हूँ, ऐसा बोल बोल कर ये सब खाना नहीं खाता था। लेकिन अब जब देखो खाता भी है और ऑफिस भी लेकर जाता है। माँ, आपको पता नहीं है, मेरे ऑफिस में मेरे सारे दोस्त चंपाकली के हाथों के खाने के फैन बन चुके हैं और जब भी मैं ऑफिस पहुँचता हूँ मुझसे मेरा खाना छीन कर खाने लग जाते हैं। और अपनी पड़ोसन विमला, वो तो रोज 2 बार आती है यही नींबू वाले चावल खाने के लिए। बहू, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। सरला, सुंदर और विमला के साथ साथ सभी को चंपाकली के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अब सब इस बात से अनजान थे कि चंपाकली आखिर लेमन राइस बनाती कैसे है। एक रोज सरला के पेट में दर्द होता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। और जब सरला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर चंपाकली से कहता है कि बासी खाना और ज्यादा खाना खाने से सरला को फूड पॉइजन हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बहू तो सुबह शाम सिर्फ ताजे चावल के साथ नींबू वाले चावल बना देती है। क्यों बहू? माँ जी, आज आप ये चावल मत खाइए क्योंकि आपको दवा लेनी है और आपके लिए दवा जरूरी है, वरना आप ठीक नहीं होगी। अरे बहू, वो डॉक्टर ही मुझे पागल लग रहा था। मैं भला बासी खाना क्यों खाऊंगी, बल्कि तू तो मुझे हर वक्त खाना ताज़ा बनाकर खिलाती रहती है।
हाँ माँ जी, अब आप दवा खाकर आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दूं, दलिया या खिचड़ी। अरे नहीं बहू, मुझे तो वही चावल खाने हैं। इतने दिन से खा रही हूँ, लेकिन एक भी बार मन में ये नहीं आ रहा कि अब ना खाऊं। सरला की बहू अपनी सास को कुछ नहीं कहती है और वो किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी चंपाकली का फोन आता है और वो अपने कमरे में फोन पर बात करने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब सरला किसी काम से किचन में आती है तो वो देखकर हैरान थी कि उसकी बहू ने बहुत सारे चावल उबाल रखे हैं। ये चावल कम से कम 5 किलो से ज्यादा होंगे और इसने उबाल कर कपड़े में बांध रखे हैं। इसका मतलब कि वो डॉक्टर सही कह रहा था कि मुझे बासी खाने से उल्टियाँ लगी हैं। माँ जी, आप किचन में, मुझे कह दिया होता क्या काम था। वो सब छोड़ और ये बता कि ये क्या है। तू नींबू वाले चावल कौन से चावल के बनाती आई है? ये उबले हुए 4 दिन पुराने चावल के। माँ जी, अब तो आपको पता ही चल गया है कि ये चावल बासी है, लेकिन ये चावल कल उबले हैं और ये 2-3 दिन चलेंगे। सिर्फ मैं चावल में तड़का लगाती हूँ, राई, हींग, मूंगफली, काजू और लेमन का। बहू तू ये सब करती रही, लेकिन मुझे तुझ पर शक भी नहीं हुआ। और तो और तूने जो भी किया है सही नहीं किया। तेरे बासी चावल की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ जी, तो मैं क्या करती, चावल बनाने में भी तो समय लगता है और ये उबले हुए बासी चावल तो पता ही नहीं चलते हैं तड़का लगाने के बाद। सरला को अब जब पता चलता है कि उसकी बहू कैसे लेमन राइस बना रही है, वो लेमन राइस का नाम भी नहीं लेती और तो और अगले महीने के राशन में वो चावल भी नहीं लाती। ना रहेगा चावल, ना बनेगा बासी चावलों का लेमन राइस। पांचों बहुएं अदिति, बबीता, अंजलि, पूजा और निशा आपस में बहुत बहस कर रही थी। यहाँ वहाँ सामान फेंक रही थी। उन पांचों की आवाज घर से बाहर भी जा रही थी। उन सब की लड़ाई की आवाज सुनकर अदिति का पति कुणाल और बबीता का पति रोहन दोनों वहाँ आ जाते हैं और सामान बिखरा हुआ देखकर रोहन बोलता है, अरे आज फिर आप लोगों ने घर को जंग का मैदान बना के रख दिया है। अब कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? किस बात के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो आप लोग? हुआ क्या है आखिर ऐसा? क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम कुछ पूछ रहे हैं। अरे भैया, लगता नहीं है आज इन पांचों के कानों में हमारी आवाजें जाएंगी। देख नहीं रहे हो कैसे झगड़ा करने में लगी हुई है? अरे कोई हमें सुन भी नहीं रहा है। परेशान तो मैं खुद हो गया हूँ। ये पांचों इस घर की बहुएं हैं और इन्हें पता है कि इनकी कोई सास नहीं है, तब तो पांचों की पांचों खुद ही मालकिन बन के बैठ जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इनका क्या करूं मैं। भैया, ये बातें हमें पता है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन शायद इन पांचों को नहीं पता कि हमारी माँ नहीं है। तो क्यों ना हम किसी को पैसे देकर किराए पे इनकी सास बना दे, और अगर इन्हें शक होगा तो कह देंगे कि गांव में रहती थी हमारी माँ। हमारी माँ को गांव बहुत पसंद था, लेकिन अब उनका मन भर गया गांव से, लेकिन अब वो हमारे साथ रहेंगी। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अगर हम किसी गांव वाली को अपनी माँ बनाकर ले आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक काम करते हैं, पहले इस बारे में बाकी तीनों भाइयों से बात करते हैं। कुणाल और रोहन बाकी 3 भाई से बात कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद एक सुजाता नाम की औरत जो गांव में रहती थी, उसे अपनी माँ बनाकर घर में कुणाल लेकर आता है और पांचों बहुओं को बुलाकर कुणाल सबसे सुजाता को मिलवाते हुए कहता है, ये है हम पांचों भाइयों की माँ, अब से ये भी हमारे साथ रहेंगी। माँ? लेकिन आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी है। अचानक से माँ कहाँ से पैदा हो गई अब? अरे बताया नहीं से क्या मतलब? अरे हर किसी की माँ होती है, ठीक वैसे ही मैं अपने 5 रत्नों की माँ हूँ। तुम पांचों बहुरियों ने बहुत राज कर लिया है घर पर, लेकिन अब और नहीं। माँ जी, हमने कहाँ राज किया? आप क्या बोल रही हैं? हमें तो आपके आने से बहुत खुशी हुई है। अभी जैसे ये बड़ी बहू के कान पर अपना हाथ सेका है, ठीक वैसे ही तुमको भी चाहिए तो बताओ। नहीं, मैं तो बस बता रही थी, आपको जैसा ठीक लगे माँ जी। पांचों की पांचों निकम्मी है। मुझे गांव से यहाँ आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन किसी ने पानी का एक गिलास तक नहीं पूछा। मेरी यही इज्जत है क्या इस घर के अंदर? माँ जी आप रुकिए, मैं आपके लिए बस अभी पानी लेकर आती हूँ। वैसे माँ जी, आप खाने में क्या खाओगी? हमें आपकी पसंद नापसंद पता नहीं है ना, तो बस इसलिए पूछ रहे हैं। आज आपकी पसंद का ही खाना बनाएंगे हम पांचों। हाँ, एक काम करो, धनिया पुदीने की चटनी बना लो और साथ में सब्जी, रोटी, दाल चावल और हाँ, चोखा भी रख देना। गुड़ का शरबत भी याद से बना देना,
वो भी बहुत अच्छा होता है। ये माँ जी ने आज के लिए बताया कि खाना क्या बनाना है, या जब तक यहाँ रहेंगे तब तक अभी लिखवा रही है। इतना सारा खाना माँ जी अकेले खा लेंगी क्या? ए बोहरिया, हम यहाँ की कमजोर सास नहीं हूँ, बल्कि गांव की सास हूँ। जो भी खुसर पुसर हो रही है ना, एक बार में ही सबको सीधा कर दूंगी। फिर खुसर पुसर करने लायक ही नहीं बचोगी कोई। जाओ खाना बनाओ। अरे वाह, इन्होंने तो सच में कमाल कर दिया। पांचों तो इनसे डरने भी लगी हैं। अच्छा है, डर से ही सही, लेकिन अब पांचों की जुबान तो ज्यादा नहीं चलेगी ना। सुजाता के आने के बाद से तो मानो घर की हवा ही बदल गई हो। जो बहुएं रोजाना आपस में लड़ती थी, अब उनकी आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता पंखा चला रही होती है, लेकिन पंखे में लगी लाइट भी जल जाती है। सुजाता काफी डर जाती है और चिल्लाती है, अरे ये क्या चीज है? पंखा तो हवा देने के लिए होता है, पंखे में से रोशनी निकल रही है। इसका मतलब यही पंखा फूकने वाला है। कोई है यहाँ? जल्दी आओ। अरे देखो पंखे को क्या हो गया। सुजाता की आवाज सुनकर वहाँ पांचों बहुएं आती है और निशा बोलती है, माँ जी क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बहू, कहाँ कुछ ठीक है। देख पंखे में से रोशनी निकल रही है, पंखा फूकने वाला है। जल्दी से किसी को बुला ले यहाँ जो ठीक कर सके, वरना पक्का आज तो कोई कांड हो जाएगा। क्या माँ जी आप भी? अरे हंस क्यों रही हो नालायको? तुम पांचों को पंखे की हालत दिख नहीं रही है क्या? माँ जी आप देहाती हो ना, इसीलिए आपको नहीं पता कि ऐसा भी पंखा होता है। पूजा की बात सुनकर सुजाता का मुंह बन जाता है और वहीं उसकी पांचों बहुएं बहुत हंस भी रही होती है। लेकिन फिर भी सुजाता अपनी बहुओं से हार नहीं मानती है और उन्हें परेशान करने का एक मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती है। एक शाम पांचों बहुएं ने खाने में नूडल्स बनाए होते हैं, जिसे देखकर सुजाता बोलती है, अरे ये क्या बना दिया बहुओं? मैंने तो तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था और तुमने पता ही नहीं क्या बना दिया। ये देखने में तो केचुए जैसा लग रहा है। हमारे गांव में बड़े हुआ करते थे। माँ जी गाँव में बहुत होते थे, तो आपको गाँव में ही रहना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आ गई? बहू तू फिर बदतमीजी कर रही है मुझसे। तेरे घर वालों ने क्या तुझे यही सिखाया है कि बड़ों से ऐसे बात की जाए? छी छी छी, थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या तेरे अंदर? माँ जी बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं हम आपसे। अरे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बस हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वरना इसे बदतमीजी थोड़ी कहते हैं। अच्छा चलो, मैं भी तुम पांचों को कुछ समझाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सास हूँ, तो जो मैं बोलूंगी वो तुम पांचों को करना पड़ेगा। जी माँ जी बिल्कुल। वो क्या है ना, मेरे गांव में फर्श वाला घर नहीं होता किसी का। हम सब मिट्टी के घर में ही रहते हैं, जिस पर गोबर लिपा जाता है। लेकिन गोबर तो फर्श वाले घर में भी हम लीप सकते हैं ना, तुम समझी मेरी बात? अरे बुराई ही क्या है गोबर लीपने में? जैसे तुम पांचों घर में पोछा लगाती हो, वैसे ही गोबर से घर भी लीप दो, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि तुमको हुक्म दे रही हूँ। लेकिन माँ जी हमारी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। अब जाओ और गोबर लेकर आओ और घर को गोबर से लेपना शुरू कर दो। मुझे किसी की भी कोई बात नहीं सुननी, समझी तुम? सुजाता की बात सुनकर पांचों बहुएं गोबर लेने चली जाती है और बाद में घर आकर गोबर लीपने लगती है। कुछ देर में बबीता की सहेली स्वाति आती है और पांचों को गोबर से लिपते हुए देखकर स्वाति जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे बबीता ये क्या है? तुम्हारा इतना अच्छा घर है और तुम लोग घर को गोबर से लीप रहे हो। अरे अब हम क्या करें, जब से हमारी देहातन सास आई है ना, तब से इस घर को गांव की झोपड़ी ही बना दिया है। हम पांचों तो परेशान हो गए हैं। स्वाति पांचों का मजाक बना रही होती है कि तभी वहाँ पर पांचों बहुओं की सास सुजाता आ जाती है। सुजाता को देखकर स्वाति बोलती है, अरे काकी आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो गांव की नाटक कंपनी में काम करती हो ना? अच्छा तभी तो मैं कहूँ कि आप इतने दिन से दिख क्यों नहीं रही हो? स्वाति बेटा, मैं आप इन्हें जानती हैं? और नहीं तो क्या, मैं इनको, इनके बच्चों और पोता पोती सबको जानती हूँ। स्वाति की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में स्वाति वहाँ से चली जाती है। स्वाति के जाते ही पांचों बहुएं सुजाता को सुनाने लगती है। इतने में कुणाल आ जाता है और ये सब देखकर कुणाल बोलता है, इन्हें मैं लाया था अपने साथ।
तुम पांचों हमेशा ही रोज लड़ती रहती थी ना। तुम्हारी सास होती तो तुम्हें सुधार देती, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारी नकली देहातन सास बनाकर लाया था। ऐसे ही किसी को भी हमारी सास बना दोगे तुम पांचों भाई? किसी को भी नहीं, उनको बनाया है जो वाकई तुम्हारी सास बनने के लायक हैं। इनके आने के बाद से ही तुम पांचों में थोड़ी अकल तो आई। तुम पांचों अब बहस नहीं करती हो, घर में ध्यान देती हो। कुणाल की बात सुनकर पांचों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो पांचों सुजाता को अपनी सास के रूप में अपना तो लेते हैं, लेकिन अब सुजाता अपने परिवार के पास वापस चली जाती है। सुमन की शादी गांव में होनी थी, क्योंकि सुमन का पूरा परिवार गांव में ही रहता था। चाचा चाची, दादा दादी। अब सुमन अपने मम्मी पापा के साथ गांव आती है और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। और गांव आकर सुमन की चाची की लड़की काजल अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी यहाँ हो रही है। घर में पहली शादी है। हाँ, खुशी भी क्यों ना हो, घर की लाडली बेटी की जो शादी है। लेकिन इस गांव में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अच्छा दीदी, ऐसा क्यों? यहाँ भी शहर जैसी बहुत सी सुविधा है। अब सुमन अपनी चाची विमला से मिलने जाती है और अपनी चाची को देखकर काजल से धीरे से कहती है, काजल, ये इन्हें क्या हुआ? ये ऐसी क्यों दिख रही हैं? इनके मुंह पर कुछ तो मिसिंग है, पर क्या? अरे दीदी, इनकी एक आईब्रो गायब है, आप ठीक से देखो तो। दरअसल हमारे पास एक ब्यूटी पार्लर वाली दीदी है, उन्होंने ये किया है। क्या? इसलिए मैं कह रही थी मुझे गांव में शादी नहीं करनी, लेकिन नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। अब शादी की तैयारियों के बीच देर शाम काजल अपनी बड़ी मम्मी उमा से कहती है, बड़ी मम्मी, शादी को बस 10 दिन ही है, तो कल सुमन दीदी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है। अभी इनका मैनीक्योर और पेडिक्योर ये सब शुरू होगा। हाँ, करवा लेना काजल तुम। बाकी एक बार सुमन से भी पूछ लेना। अब अगले रोज करीब दोपहर के 2 बजे ही काजल और सुमन शादी के मेकअप के लिए बुकिंग करने के लिए जाते हैं। और अब काजल पहले तो सुमन को गांव की एक भाभी के घर लेकर जाती है। भाभी, कैसी हैं आप? ये मेरी बड़ी बहन सुमन है, शहर से आई है, अगले सप्ताह ही इनकी शादी है। बहन तो तुम्हारी बड़ी ही सुंदर है, तो ब्यूटी पार्लर के लिए आई हो? अरे हाँ भाभी, बताओ कितना क्या लोगी मेकअप का, और कैसा मेकअप करोगी ये भी बता देना। हाँ जी, अगर आपके पास दुल्हन के ब्राइडल की फोटो हो जिनका आपने पहले मेकअप किया हो तो वो दिखा देती, तो मैं देखकर बता देती कौन सा बेस्ट है। हाँ हाँ भाभी, आपने जब पटना वाली की बेटी का मेकअप किया था ना, क्या मेकअप था, सब कह रहे थे। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है, वैसे तो इसके मुँह पर भी देखा नहीं जाता। अरे ये तो सच है काजल, ऊ तो हम ही थे जो ऊ को सुंदर बना दिए, वरना तो ऊ का मुँह ही ऐसा है। जी दिखा दीजिए कि आप कैसा मेकअप करती हैं, ताकि मैं फाइनल कर पाऊँ। अब गांव की ब्यूटी पार्लर वाली भाभी अपने फोन में मेकअप किए हुए कई फोटोज सुमन और काजल को दिखाती है, जिसे देखकर सुमन हैरान रह जाती है, क्योंकि उन फोटोज में लड़कियों का ऐसा मेकअप किया था जिसे देखकर दूल्हा भी डर कर भाग जाता। अब सुमन अपने मन में सोचती है, ना जाने कहाँ ही आकर फंस गई हूँ मैं तो। अब इसे मैं कैसे मना करूँ? और ये काजल की बच्ची भी तो इसकी कम तारीफ नहीं कर रही थी। दीदी देखो, यही है वो पटना वाली की बेटी जिसके बारे में हम अभी बताए हैं तुमको। अरे वाह, सच में मेकअप तो बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं, आकर बाद में एडवांस देकर जाएंगे आपको। सच्ची दीदी, तुमको पसंद आया ना? अरे भाभी, क्या बात है, तुम एक दिन ही गांव का नाम जरूर रोशन करोगी। वैसे कर भी रही हो, इनके बेटे का नाम रोशन है। तो कौन सा ब्राइडल करवाना है हमको बता दो, हम सामान मंगवा लेंगे और आते हुए हम आपको एडवांस देते हुए बता देंगे क्या करवाना है। अब जल्दी से सुमन और काजल वहाँ से निकलते हैं और सुमन वहाँ से निकलते ही काजल से कहती है, देख काजल, मुझे अपनी शादी में बहुत ही सुंदर दिखना है। दूसरी बात, शादी एक बार होती है, और ये जो मेकअप दिखा रही थी ना, उस पर मुझे गुस्सा आ रहा था और हंसी भी। दीदी देखो, यहाँ ऐसा ही मेकअप किया जाता है, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वैसे दीदी सच कहें तो यही मम्मी की आईब्रो उड़ाई थी। क्या? तो तुम मुझे इसके पास ले गई ताकि ये मेरे भी आईब्रो उड़ा दे? नहीं नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। अपने सामने जो पटना वाली है, उसकी बेटी का मेकअप भी यही की थी। अब सुमन और काजल दूसरे ब्यूटी पार्लर वाली के पास जाते हैं, जो कि गांव से थोड़ी महंगी ब्यूटी पार्लर वाली थी। अब वहां पहुंचकर सुमन और काजल उसे शादी वाले दिन के लिए फाइनल करके आते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, तभी काजल सुमन के पास आती है और सुमन से कहती है, दीदी अभी थोड़ा बहुत रस्म हो जाने दो, उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर वाली आएगी। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसके मेकअप से? पता नहीं कैसा मेकअप करेगी, फोटो तो उसने अच्छी दिखाई थी ब्राइडल की,
बाकी अब मेकअप के बाद ही पता चल पाएगा कैसा होगा क्या होगा। अब सुबह से कई रस्मों के बाद ही देर शाम 5 बजे मेकअप वाली आ जाती है, जिसके बाद सुमन को तैयार किया जाने लगता है और ब्यूटी पार्लर वाली रिंकू सुमन का मेकअप कर रही थी। तभी उमा का आना होता है और वो पार्लर वाली रिंकू से कहती है, बेटा आप ही हो सुमन की मेकअप वाली? जी जी आंटी जी, हम ही हैं। क्या हुआ? बेटा मैं तो बस ये कहने आई थी कि जरा अच्छे से मेकअप करना। ये गांव के मेकअप से बहुत डरती है, कोई ढंग का मेकअप करता ही नहीं है। आंटी जी, इस पूरे गांव की लड़कियों का शादी में मेकअप हम ही करते हैं और ऐसा गांव में हमसे अच्छा मेकअप ना शायद ही कोई करता होगा। करीब 1-2 घंटे बाद काजल अपनी बहन सुमन के पास आती है और रिंकू से कहती है, रिंकू दीदी, दीदी का मेकअप हो गया क्या? दरवाजे पर बारात आ गई है, जल्दी से करो जो भी करना है। अच्छा काजल सुन, तो मैं खुद को तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखकर बता तू कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे दीदी अच्छी लग रही हो, अभी मेकअप सेट होने में 10-15 मिनट लगेगा। अब काजल वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उमा और काजल आते हैं सुमन को स्टेज पर ले जाने के लिए। और उमा सुमन को देखकर काजल से धीरे से कहती है, काजल ये क्या, इतना ओवर मेकअप? इसे बिना आईने में चेहरा दिखाए लेकर चलते हैं, वरना बवाल हो जाएगा। वहाँ लड़के वाले भी इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मम्मी, यहाँ का मेकअप तो आप भी जानती हैं और अब कुछ करना तो बेकार है। अब सुमन को स्टेज पर ले जाने के लिए कहा जाता है। तभी सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ स्टेज पर ले जाने से पहले एक बार मेरा चेहरा दिखा देते, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है बेटी, और खुद की नजर ही खुद लग जाएगी। चल, वहाँ लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। पक्का ना माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मेरी बेटी तो बहुत ही सुंदर है, तू अच्छी लग रही है बेटी। अब सुमन जैसे ही स्टेज पर पहुँचती है, लड़के की माँ सुमन से कहती है, जी सुमन नहीं है, कहीं आपने सुमन को बदल तो नहीं दिया? जी आप कैसी बात कर रही है सुमन जी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे, ये सुमन ही है। जी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि ये सुमन ही है। अब लड़का सुमन से कहता है, जी देखिए, आप जो कोई भी हैं, प्लीज सुमन की जगह पे क्यों आई हैं आप? अभी कुछ समय पहले ही सुमन से बात हुई थी मेरी। अरे मैं सुमन ही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कैसे नहीं पहचान पा रहे, कहीं मेरा मेकअप बहुत ओवर तो नहीं है? ये आवाज तो सुमन की है। सुमन, तुम प्लीज अपना चेहरा धो लो। इतना कहने के बाद ही सुमन अपना चेहरा धो लेती है और लड़का भी सुमन को देखकर कहता है, यार तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत थी, तुम इतनी सुंदर तो लग रही हो। मैं तो डर ही गया था तुम्हारा मेकअप देख के कि कहीं तुम्हारी जगह कोई और तो नहीं आ गई। इस मेकअप वाली को तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले अपनी माँ और काजल से निपट लूं। इनसे आते वक्त मैंने पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। छोड़ूंगी नहीं इन्हें तो मैं। शादी के बाद करना तुम्हें जो कुछ भी करना है, इससे पहले कोई नया तमाशा हो शादी कर लेते हैं। पहले इन समय ना बहुत समय निकल चुका है। इतना सब हो जाने के बाद सुमन का चेहरा धुलने के बाद सुमन की शादी होती है और इधर ये सब तमाशा देखकर रिंकू तो पैसे लिए बिना ही वहाँ से निकल जाती है, लेकिन शादी हो जाती है। अब अगले दिन उमा रिंकू के ब्यूटी पार्लर पर जाती है और अपनी देवरानी विमला के साथ जाकर वहाँ जाकर कहती है, अरे ओ रिंकू, कहाँ है? बाहर निकल, मेरी बेटी का कैसा मेकअप किया है, उसके चेहरे पर दाने निकल आए हैं। आंटी जी देखिए, उसका मैंने पैसा भी नहीं लिया है। मैं तेरी दुकान को चलने नहीं दूंगी, पुलिस बुलवाऊंगी। आंटी मैंने पहली बार मेकअप नहीं किया है जो आप ऐसा कह रही हैं। अब विमला और रिंकू में बहुत बहस होती है। हालांकि अब तो जो होना था हो ही गया था, लेकिन उमा और विमला अब अपने मन की भड़ास उस पार्लर वाली रिंकू पर निकालने गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।